नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर कर रहे 7 न्यायिक अधिकारियों को वहां के लोगों द्वारा देर रात तक बंधक बनाकर रखा गया। यह है पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था। जब न्यायिक अधिकारियों का यह हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। अभी पूरे देश के मतदाता सूची में शुद्धिकरण हेतु एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरे जोर शोर से चल रहा है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने में जितनी दिक्कतें पश्चिम बंगाल में आ रही है उतनी दिक्कतें शायद किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि क्या हम रोज रोज इसी पिटीशन को सुनते रहें या हमारे पास और भी कोई काम है। वहाँ लगभग 1.5 करोड़ मतदाताओं का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है, जिसे वेरीफाई किया जाना आवश्यक है। पहले तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे वेरीफाई करवाने के लिए चुनाव आयोग को अपने ऑफिसर्स देने से मना कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया को रिटायर्ड और सेवारत जजों को लगाकर पूरा करवाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत सारे न्यायिक अधिकारियों को इस काम के लिए लगाया ताकि काम को शीघ्रता से पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि चुनाव से पहले एसआईआर कंप्लीट करना होगा, इसके बगैर चुनाव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इस कार्य के लिए दूसरे राज्यों से भी अधिकारियों को नियुक्त किया। चूंकि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करना है। 1 अप्रैल को जब ये न्यायिक अधिकारी अपना कार्य कर रहे थे तो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव करके उन्हें बंधक बना लिया, जिसमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। यह पूरा प्रकरण इस प्रकार हुआ कि दोपहर 3:30 बजे मालदा के कालियाचक में घेराव शुरू हुआ और वहां के वीडियो दफ्तर में 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव करके बंधक बना लिया गया, जिसमें 3 महिलाएं भी थी। इसके तुरंत बाद महालेखाकार ने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया और तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया। लेकिन दोपहर 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक न तो वहां पर डीएम पहुंचा, ना ही एसपी पहुंचा और ना ही किसी तरह की प्रशासनिक सुविधा मुहैया कराया गया और वे सभी न्यायिक अधिकारी बंधक बने रहे। रात लगभग 8:30 बजे गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच कॉन्फ्रेंसिंग में आपसी बातचीत हुई। रात 11 बजे तक भी वहां डीएम नहीं पहुंचे। इसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने डीजीआई और गृह सचिव से संपर्क किया और देश के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद लगभग रात 12 बजे उन सभी 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक से मुक्त कराया गया। जब वे न्यायिक अधिकारी वहां से रिहा हो गए और अपनी गाड़ी में लौट रहे थे, तब वहां उनकी गाड़ियों पर खूब पत्थरबाजी की गई, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ किया गया। रात 2 बजे तक भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी निगरानी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल सबसे ज्यादा राजनीतिक ध्रुवीकरण वाला राज्य है और मुझे आधी रात में आदेश जारी करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल से कहा कि आपके राज्य में आप सभी राजनीतिक भाषा बोलते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात। हमने ऐसा ध्रुवीकृत राज्य आज से पहले कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक केंद्रीय बलों को बुलाने का
निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग को इस घटना की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने के लिए कहा। यह घटना जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में घटी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना की कल्पना नहीं की जा सकती। वे न्यायिक अधिकारी जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर नियुक्त हुए थे। बावजूद इसके वहां के असामाजिक तत्वों ने, वहां के लोगों ने उन अधिकारियों को बंधक बनाया। जरा सोचिए कि वहां के लोगों ने, वहां के आपराधिक तत्वों ने कितना बड़ा दुस्साहस किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था का क्या हाल है, वहां जी रहे लोगों का क्या बुरा हाल होगा। इससे पहले हमने संदेश खाली का भी घटना सुना था, उसके बाद हमने आरजीकर हॉस्पिटल का भी घटना सुना था। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, वहां लोगों की जिंदगी कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहां पे असामाजिक तत्वों का, आपराधिक तत्वों का बोलबाला है। जैसा वो चाहते हैं उसी प्रकार से वहां की शासन व्यवस्था चलती है और ये सभी कार्य वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर किया जाता है, क्योंकि उन असामाजिक और आपराधिक तत्वों को उनका संरक्षण मिला हुआ है। ये सारी घटनाएं आखिर वहां क्यों हो रही है? क्योंकि इन सभी आपराधिक तत्वों को अंजाम देने में उन लोगों का हाथ है जो हमारे देश के नागरिक नहीं है और दूसरे देश से आकर यहाँ बसे हुए हैं। उनको हमारे देश की शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, ना ही हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब है। वो बात बात पर तोड़ फोड़, आगजनी जैसे घटना का अंजाम देते हैं, क्योंकि देश से उनको प्यार नहीं है, यह देश उनका नहीं है। इसलिए हमारे देश के अर्थव्यवस्था से, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे तत्व हमारे देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं, हमारे देश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं और एसआईआर में नाम हटने के भय से इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि उनका नाम मतदाता सूची से न हटा सके, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये सारे कार्य अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रहा है। अब देखते हैं कि आखिर एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने तक कितने ऐसे लोगों का नाम हटाया जाता है जो हमारे देश का नागरिक नहीं है और वर्षों से हमारे देश में मतदाता बने हुए हैं, देश की सरकार चुनने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहरहाल हमारे देश की शांति व्यवस्था के लिए ऐसे लोगों को हमारे देश से बाहर जाना अति आवश्यक है। इन लोगों का संरक्षण देने का मतलब है कि अपने देश की शांति व्यवस्था को भंग करना। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।